हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस स्टडीज से सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, ये जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें दो टाइप के प्रिंसिपल पढ़ने थे। एक प्रिंसिपल जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्यूल, जिसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। वो हम लोग ने डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। एंड दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन बाय वेरी फेमस ऑथर F.W. टेलर। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया है? F.W. टेलर का है। बच्चों, एक बहुत ही फेमस ऑथर थे F.W. टेलर, जो एक अमेरिकन पर्सन थे। वो अमेरिका में एक स्टील कंपनी के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने अपने मैनेजमेंट टाइम में वर्कर से कैसे काम लेना है, उनके साथ कैसे बिहेव रखना है, किसी काम को कैसे करना चाहिए, उसका मेथड या टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी किया। और इसके लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यस, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन बाय F.W. टेलर, who was a American person. Okay? तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग होता क्या है। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग कैसे बताते हैं? देखिए बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट emphasis on scientific investigation and analysis for obtaining better results. बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? F.W. टेलर ये कहते हैं कि किसी भी वर्क को करने से पहले आप पहले उसको पूरा डिटेल से स्टडी कर लीजिए, उसको डिटेल से एनालिसिस कर लीजिए, साइंटिफिक तरीके से उसको डिटेल एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसको डिटेल से इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए और तभी उस वर्क को एग्जीक्यूट करना होगा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग एक मेथड यूज करते थे जो था ट्रायल एरर मेथड, जिसमें क्या होता था कि किसी भी काम को, जैसे कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आई, हमें तुरंत उसके बाद सोचते चलो इसको ऐसे करके देखते हैं, नहीं लगा, नहीं सॉल्व हुआ, चलो फिर दूसरी तरीके करके देखते हैं, नहीं सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, चलो इस तरह करके देखते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रायल एरर मेथड चल रहा है, जिसको हम सिंपल वर्डिंग कहते हैं तीर या तुक्का, लग गया तीर है तुक्का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रायल एरर मेथड यूज कर रहे हैं। चलो इस तरह से करके देखें, चलो इस तरह करके देखें, चलो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करके देखें, वैसे सॉल्व करके देखें, इस तरह कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा अननेसेसरी हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स लग रहा है। तो F.W. टेलर साहब कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व मत करिए, यू ऑलवेज रिजेक्ट द ट्रायल एरर मेथड्स, बल्कि उसकी जगह पर साइंटिफिक तरीके से पहले आप प्रॉब्लम को डिटेल से स्टडी करिए, उसको एनालिसिस करिए और समझिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई और फिर सोचिए उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले आपको उसको डिटेल से एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है और तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब भी कोई वर्क करें, उसको पहले डिटेल से साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस कर लेना होगा, उसको डिटेल से इन्वेस्टिगेशन कर लेना होगा और तभी बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि फॉर ऑब्टेनिंग द बेटर रिजल्ट्स हमें क्या करना होगा? साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है और एनालिसिस करना होगा। किसी भी काम को करने से पहले उसको डिटेल से एनालिसिस करना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ, आप देखिए, इट रिजेक्ट्स ट्रायल एरर मेथड्स। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि F.W. टेलर ने हमेशा ऑलवेज ट्रायल एरर मेथड को हमेशा रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि ट्रायल एरर मेथड को हमें यूज नहीं करना है। बच्चे, मैंने अभी आपसे कहा ट्रायल एरर मेथड क्या होता है? तीर या तुक्का, कि कोई भी वर्क करना है तो हम ट्राई कर रहे हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं, चलो वैसे करके देखते हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मनी भी वेस्टेज हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी जगह पर हमें क्या करना होगा? He advocates the use of scientific method and techniques, कि बजाय आप ट्रायल एरर मेथड की यूज करें, आपको करना क्या है? आपको साइंटिफिक मेथड और टेक्निक का यूज करना है। यानी पहले किसी भी काम को करने से पहले उसको डिटेल से स्टडी कर लो,
और देखो उस काम को सबसे बेटर वे में, चीपेस्ट एंड बेटर वे में कैसे ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, मोर इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसको पहले डिटेल से हमको स्टडी करना होगा, एनालिसिस करना होगा और तब उस वर्क को एग्जीक्यूट करना होगा, सो दैट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो अगर शॉर्ट में कहें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मुझे क्या बताता है, तो सोचिए बच्चों साइंटिफिक मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बनता है, साइंस प्लस मैनेजमेंट। यानी जब हम लोग अपना मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से करते हैं, डिटेल से स्टडी करके, डिटेल से एनालिसिस करके करते हैं, तो वो मैनेजमेंट माना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ट्रायल और एरर मेथड का यूज नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पर मुझे डिटेल से स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है और साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके हमें किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी अपना मैनेजमेंट हम लोग साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए ये 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो इनको देखो, 4 प्रिंसिपल क्या कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। समझना बच्चों, नॉट द रूल ऑफ थंब। थंब का मतलब फिर से वही ट्रायल एरर मेथड। एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है कि आपको कोई भी वर्क साइंटिफिक तरीके से करना होगा। आपको पहले डिटेल से स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है और तब उस वर्क को परफॉर्म करना है। ऐसा मत करिए कि जैसे कोई प्रॉब्लम सामने आए तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं, पहले उस प्रॉब्लम को डिटेल से स्टडी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिए ये प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई और इस प्रॉब्लम को बेटर और चीपेस्ट वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है और तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड अप्लाई किया जाए। तो यानी आपको ट्रायल और एरर मेथड का बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपको तीर तुक्का नहीं चलाना है, बल्कि करना क्या है, आपको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके, एनालिसिस करके वर्क को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करिए, एनालिसिस करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और तब आप वर्क को परफॉर्म करिए। आपको ट्रायल और एरर मेथड का यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बच्चों हार्मनी मींस क्या होता है, यूनिटी बनाना, मिलकर काम करना, कर सकते हो, यूनिटी से काम करना, समझना। यहां पर एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब कहते हैं कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट और वर्कर एक तरह से एक बिल्डिंग के 2 पिलर होते हैं। जैसे बिल्डिंग का एक भी पिलर अगर हिल जाएगा तो क्या होगा, बिल्डिंग हिल जाएगी। वैसे हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो फैक्ट्री है या हमारा जो बिजनेस है, उसमें मैनेजमेंट और वर्कर की सेम इंपॉर्टेंस होती है, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, दोनों में कोई कम या ज्यादा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो दोनों को हमेशा मिलकर काम करना होगा, उनके बीच में हार्मनी होना चाहिए, उनके बीच में यूनिटी होना चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलकर काम करें और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैनेजमेंट को वर्कर की प्रॉब्लम को समझना होगा और वर्कर भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को समझेगा और दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और जहां तक कोशिश करें इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना होने पाए। अगर मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलकर काम करेंगे, देयर आर मोर चांसेस फॉर सक्सेस। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट्स होगा तो फिर हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इस बात को फोर्स करते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए कि कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को वर्कर में पार्टिसिपेट करें, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए, वो इंकरेज हो बेटर वर्क करने के लिए। और वर्कर को भी चाहिए कि वो अपनी इफिशिएंसी का, अपने टैलेंट का, अपने इफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का फुल यूटिलाइज करें, बेटर टू बेटर वर्क करें, हार्ड वर्किंग करें, जिससे मैनेजमेंट को अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो दोनों को मिलकर काम करना है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म। समझना बच्चों, ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है, थर्ड जो प्रिंसिपल आ रहा है कोऑपरेशन का, ये एक्चुअली सेकंड प्रिंसिपल का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है। ये सेकंड का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है जो फिर से कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर यानी लेबर में कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें
उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई कंपटीशन ना हो। एक ऐसा मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट करें दोनों के माइंड में कि दोनों लोग मिलकर काम करें, दोनों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑपरेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। उनके बीच में कभी भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि हम सुपीरियर हैं और वो जूनियर है, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो जहां तक पॉसिबल हो दोनों के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना जरूरी होगा। मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर को एक बेटर रेम्युनरेशन पेड करे, उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर रखी जाए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। इसी तरह वर्कर को भी चाहिए कि वो ऑनेस्टली वर्क करे एंड हार्ड वर्किंग से वर्क करे जिससे उनका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को मिलकर काम करना है, एक अच्छा कोऑपरेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है। उनके बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, और लास्ट प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। समझो बच्चों, एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि हमारी कंपनी में जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनको बेटर टू बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे कि उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। सोचिए बच्चों, अगर वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो मानी बात है ना कि इसका अच्छा रिजल्ट हमारी कंपनी को भी मिलेगा, इसका एडवांटेज हमारी कंपनी को मिलेगा। अगर वर्कर ज़्यादा मोस्टली अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है उनकी, उनको बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे न केवल वर्कर का फायदा हो रहा है बल्कि ओवरऑल कंपनी का भी फायदा होता है, क्योंकि कंपनी का भी प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है। तो हमें अपने वर्कर को साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको मॉडर्नाइज मशीनों का यूज करना, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना, उनको इक्विपमेंट का यूज करना, ये सभी चीज मुझे उनको सिखाना है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ बच्चों, अभी मैंने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन से होते हैं। बच्चों आपने समझा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीन्स क्या हुआ कि हम अपना मैनेजमेंट यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से करते हैं, बजाय कि हम ट्रायल एरर मेथड का यूज करें। हमें ट्रायल एरर मेथड का बिल्कुल यूज नहीं करना है, बल्कि ट्रायल एरर मेथड की जगह पर हमें साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मेथड का यूज करना है और साइंटिफिक तरीके से हमें वर्क को परफॉर्म करना है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई किया जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए टोटल मिलाकर 8 टेक्निक बताई हैं। हमें ये टोटल 8 टेक्निक्स यहाँ पर आपसे डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारी इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप बच्चों एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 डिपार्टमेंट डिवाइड कर देना होगा। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है और उनका ये कहना है कि अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस को सेपरेट रखना है, यानी कुछ व्यक्ति प्लानिंग वाला वर्क करेंगे और कुछ व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करने का वर्क करेंगे, दोनों वर्क सेपरेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को 2 मेन कैटेगरी में, 2 मेन डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होगा। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बच्चों जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा इसका वर्क होगा प्लानिंग करना, ये कोई एक्चुअल वर्क नहीं करेगा, ये क्या करेगा, केवल प्लान करेगा कि प्रोडक्शन कैसे होना है, ये इस बारे में प्लान करेगा। जबकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसका काम होगा कि जैसा प्लान किया गया उस प्लान के अकॉर्डिंग
एक्चुअल एग्जीक्यूशंस करना, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब देखो इन दोनों डिपार्टमेंट में 4 अलग अलग क्लर्क रखे गए, 4 क्लर्क प्लानिंग में भी हैं और 4 क्लर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी रखे गए, जिनके अपने कुछ स्पेसिफाइड वर्क होंगे। अब ये क्लर्क या इनको लोग बॉस भी बोल सकते हैं, ये बॉसेस या क्लर्क क्या वर्क करेंगे? तो देखो सबसे पहले आता है रूट क्लर्क। प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला आता है रूट क्लर्क। बच्चों जो रूट क्लर्क होता है, इसका काम होता है कि जो भी प्रोडक्शन होना है उसका रूट यानी उसका प्रोसेस तय करे। इसका काम होता है, रूट बनाता है कि प्रोडक्शन कैसे होना है, किस प्रोसीजर से होना है, उस प्रोसीजर को या उस प्रोसेस को डिटरमाइन करना, उस प्रोसीजर को फिक्स करना, ये काम होता है रूट क्लर्क का। जैसे किसी प्रोडक्ट का मुझे प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, पहले इस मशीन में जाएगा, फिर इस मशीन में जाएगा, फिर उस मशीन में जाएगा, तो ये क्या तय कर रहा है, ये पूरा रूट बता रहा है आपको कि इस वे में हमारा प्रोडक्ट आगे पास होता जाएगा और फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन तय करेगा? रूट क्लर्क बताएगा आपको। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। बच्चों इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। ये क्या बताता है कि इस प्रोडक्शन काम में जो भी वर्कर लगे हुए हैं, इन वर्कर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है। इस प्रोडक्शन को कराने के लिए जो भी वर्कर इन्वॉल्व हैं, उन वर्कर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा, ये इंस्ट्रक्शन कौन ड्राफ्ट करेगा, कौन बनाएगा? ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क तैयार करेगा। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बच्चों ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता है, ये तय करता है कि किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इस बात को डिटरमाइन करेगा कि कोई वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और किसी वर्क में कितनी कॉस्ट आएगी, ये तय करेगा हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यानी टाइम फिक्स करेगा कितने टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा और साथ में उसकी कॉस्ट क्या होगी, हर एक स्टेप पर हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये तय करेगा हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और लास्ट में आता है शॉप डिसिप्लिनरियन। बच्चों इस शॉप डिसिप्लिनरियन क्या करता है, इसका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसका वर्क होता है कि जो वर्कर्स काम में लगे हुए हैं, उन वर्कर के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना और उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करना। वर्कर कैसे काम करेंगे, कितने बजे फैक्ट्री में आएंगे, कोई वर्कर क्या काम करेगा, ये पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाना और उनके लिए डिसिप्लिन तय करना, ये काम होगा शॉप डिसिप्लिनरियन का। ठीक है, तो ये 4 क्लर्क आते हैं अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉसेस या कई 4 क्लर्क आते हैं। जरा देखिए ये लोग क्या वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आता है गैंग बॉस। बच्चों गैंग बॉस का काम होता है टू अरेंज द प्लांट एंड मशीनरी और टूल्स प्रॉपर्ली। इसका वर्क क्या होता है कि प्रोडक्शन काम के लिए जो भी मशीनों की, जो टूल्स की या जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन रखना, ये काम होता है गैंग बॉस का। कि कोई मशीनें, जो भी हमको मशीनें चाहिए, जो हमको टूल्स चाहिए, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना, ये काम होगा गैंग बॉस का। फिर नेक्स्ट आता है स्पीड बॉस। बच्चों स्पीड बॉस का मेन वर्क ये होता है कि वर्क को टाइमली कंप्लीट कराना। किसी वर्क के लिए जो टाइम फिक्स किया गया, जो स्टैंडर्ड टाइम बताया गया, उस टाइम के अंदर वर्क को कंप्लीट कराना, ये लायबिलिटी होती है स्पीड बॉस से। वो देखता है कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट रिपेयर बॉस। अब नेम से लग रहा है कि रिपेयर बॉस क्या देखेगा कि जो मशीनें, जो टूल्स या इक्विपमेंट हम लोग यूज में ला रहे हैं, तो आपको पता है कि जैसे हम मशीनें यूज करेंगे या टूल्स को यूज करेंगे तो उनकी रिपेयरिंग होती है, टाइम टू टाइम मशीनों में कोई कोई प्रॉब्लम्स आएगी। तो रिपेयर बॉस का काम होता है उन मशीनों को, उन इक्विपमेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनकी रिपेयरिंग कराना और उनको वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रखना, ये काम होता है रिपेयर बॉस का। तो इसका वर्क क्या है, रिपेयरिंग ऑफ मशीन एंड टूल्स। ओके, एंड लास्ट आता है इंस्पेक्टर। बच्चों इंस्पेक्टर का वर्क क्या होता है कि जो किसी प्रोडक्ट में जो क्वालिटी फिक्स की गई, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को चेक करना। यानी क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। किसी प्रोडक्ट के लिए जो क्वालिटी फिक्स की गई, जो स्टैंडर्ड बनाया गया, उस क्वालिटी का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये तय करेगा हमारा इंस्पेक्टर।
ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दो पहले मेन कैटेगरी में डिवाइड किया। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लान कर रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन वाला काम कर रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट 4 क्लर्क आते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 क्लर्क आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बच्चों एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी लेवल। हर एक लेवल पर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हर एक चीज का स्टैंडर्ड बनाइए। रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड, जो वर्कर्स हैं उनका स्टैंडर्ड, मशीनों और टूल्स का स्टैंडर्ड बनाइए। जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, टाइम का स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। तो हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज करिए और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो तो उस एक्चुअल को स्टैंडर्ड से भी कंपेयर किया जाए और फिर जो भी डेविएशंस आते हैं उन डेविएशन को एनालिसिस किया जाए। तो एफडब्ल्यू टेलर यहाँ पर इस बात को फेवर कर रहे हैं कि एवरीथिंग मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करिए। रॉ मटेरियल है, मशीन है, वर्कर्स हैं या फिनिश गुड्स है, हर चीज का स्टैंडर्ड बनाया जाए। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो, एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास आए तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम उसका डेविएशंस फाइंड करें और उसको एनालिसिस किया जाए, ओके। और दूसरा चीज में आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एफडब्ल्यू टेलर एक बात ये भी कहते हैं कि वर्क मस्ट बी सिंप्लीफाइड। कोई भी काम सिंप्लीफाइड होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। जैसा जितना ज्यादा हो सके वर्क को सिंप्लीफाइड करिए सो दैट एम्प्लॉयड कैन इजीली अंडरस्टूड दैट व्हाट शुड बी डन। क्या करना है एम्प्लॉय को आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय किसी वर्क को आसानी से समझेगा तभी तो वो बेटर तरीके से कर पाएगा। अगर उसको काम समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो मानिए वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां तक हो सके वर्क को सिंप्लीफाइड करो और जितना हो सके वर्क सिंप्लीफाइड हो ताकि वर्कर इजी वे में काम को समझ सके और परफॉर्म कर सके, ओके। नेक्स्ट मेथड स्टडी। बच्चों एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि किसी भी वर्क को करने का जो मेथड है उसको डिटेल से स्टडी करना चाहिए। हम रॉ मटेरियल कैसे यूज करेंगे, हम मशीनों का यूज कैसे करेंगे, कोई वर्कर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, हर चीज का मेथड या टेक्निक को डिटेल से स्टडी करिए और जो सबसे मिनिमम कॉस्ट पर बेटर रिजल्ट दे सके हमें वो मेथड को चूज करना होगा। तो किसी काम को तुरंत करना स्टार्ट मत करिए, बल्कि उसको पहले उसके जो मेथड है, किसी काम कैसे करना है उसके मेथड को डिटेल से स्टडी करना चाहिए और जो सबसे बेस्ट और बेटर मेथड हो हमें उसको चूज करना होगा, ओके। नेक्स्ट टाइम स्टडी। बच्चों यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि देखो किसी भी वर्क में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, किसी वर्क को करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो हर एक एक्टिविटी को पूरा करने में कितना टाइम लगना चाहिए इसको भी डिटेल से स्टडी करना होगा कि हाउ मच टाइम शुड बी टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना टाइम लगना चाहिए उसका स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए ताकि जब एक्चुअल रिजल्ट मेरे सामने आए तो उसको मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सके। तो टाइम कितना लगना होगा, टाइम कंजम्पशन कितना होगा, इसको डिटेल से स्टडी करना होगा, न केवल हर एक वर्क के लिए बल्कि उस वर्क के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं हर एक एक्टिविटी का टाइम का स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट फटीग स्टडी। बच्चों फटीग वर्ड का मीन्स होता है टायर्डनेस या हिंदी में कहें तो थकावट। एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि देखो कोई मशीन हो चाहे वर्कर्स हो, आप उनसे कंटिन्यू वर्क नहीं ले सकते, कुछ टाइम के बाद उनको रेस्ट करने की जरूरत जरूर पड़ती है। तो रेस्ट टाइम कितना होना चाहिए और उसका इंटरवल कितना होना चाहिए, ये बात डिपेंड करती है इस पर कि हमारा नेचर ऑफ वर्क कैसा है। हमको इस तरह भी रेस्ट दे सकते हैं कि आप 4 घंटे काम करिए, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करिए, फिर उसके बाद 3 घंटे काम कर लीजिए, इस तरह काम करिए। जैसे लोग देखो बैंकों में देखते हैं कि बैंक एम्प्लॉय सवेरे 9 बजे आ जाते हैं, फिर 4 घंटे काम करते हैं, फिर 1 से 2 उनका लंच टाइम होता है 1 घंटे का, फिर 2 बजे फिर से वर्क लग जाते हैं। तो उनका अलग नेचर ऑफ वर्क है, मेंटली वर्क कर रहे हैं। अब सोचिए कोई लेबर है,
जो कि क्या कर रहा है, हैवी गुड्स लोड कर रहा है, भारी भारी सामान उठा रहा है, तो मानिए वो 4 घंटे लगातार तो काम नहीं कर सकता है, तो वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे इंटरवल में उसको रेस्ट देना पड़ेगा। कि बंदा 1 घंटे काम करे, फिर 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर 1 घंटे काम करे, फिर 10 मिनट रेस्ट करे। तो हमें उसको रेस्ट देना होगा, क्योंकि अगर मैं उसको रेस्ट नहीं दूंगा तो इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी और जिससे नुकसान हमारी फर्म को ही होगा। तो ये जरूरी कि हम अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम उसको रेस्ट जरूर दें। रेस्ट देने का टाइम होना चाहिए, और ये रेस्ट कितने टाइम का होना चाहिए या कितने इंटरवल पर होना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ वर्क पर, उसका वर्क कैसा है, उसके हिसाब से उसको डिटेल से स्टडी करके हमें उसको रेस्ट टाइम जरूर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बच्चों यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि हमारा जो वेज पेमेंट सिस्टम है, वो वेज पेमेंट सिस्टम सारे एम्प्लॉय के लिए सेम नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि हम एक ऐसा वेजेस सिस्टम अप्लाई करें जिससे जो ऑनेस्ट पर्सन है, जो ऑनेस्ट वर्कर हैं, जो सिंसियर हैं, जो हार्ड वर्कर है, उनको हाई वेजेस मिल सके, और जो लेजी वर्कर हैं उनको लो वेजेस मिल सके, जिससे कि जो लेजी वर्कर हैं वो भी बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट हो सके। तो अगर मैं सबको इक्वल वेजेस दूंगा तो मानी बात है, जो हार्ड वर्कर है इससे वो क्या डिमोटिवेट होगा, वो काम करने नहीं चाहेगा, वो देखेगा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तभी हमको उतना ही वेजेस मिल रहा है जितना वो लेजी वर्कर पा रहा है। तो हमें ऐसा वेज सिस्टम अप्लाई करना होगा कि जिससे जो हार्ड वर्कर है, जो एफिशिएंट पर्सन है, उनको हाई वेजेस मिल सके, और जो लेजी वर्कर है उनको लो वेजेस दिया जाए। तो हमारा जो वेज सिस्टम होना चाहिए वो डिफरेंस होना चाहिए, यानी हमारा जो वेज पेमेंट मेथड है, सिस्टम है, वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो, हम अपनी वेज रेट कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये तय किया कि जो वर्कर दिन में 10 यूनिट मिनिमम, एटलीस्ट 10 यूनिट तक का प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको हम वेजेस देंगे 50 रुपये पर यूनिट के रेट से। और अगर आपने 10 से कम यूनिट बनाया तो हम आपको वेजेस देंगे 40 रुपये पर यूनिट के रेट से। तो देखो मैंने यहाँ पर वेज रेट सिस्टम सेम नहीं रखा। अगर आप 10 या 10 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो हम आपको वेजेस देंगे 50 रुपये पर यूनिट के रेट से, और अगर 10 से कम यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे 40 रुपये के रेट से। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है कि मान लो एक वर्कर है जिसने दिन में 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो मुझे उसको वेजेस देनी होगी 50 रुपये के रेट से, यानी कितना 500 रुपीज का। तो बंदा कितना पाएगा 10 यूनिट के लिए 500 रुपए। अब सोचिए एक दूसरा बंदा थोड़ा सा लेजी है, अब वो क्या कर रहा है, दिन में केवल 9 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो सोचियो अगर वो 9 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएगा तो अब उसको रेट क्या लगेगी 40 रुपये के रेट से। हम उसको वेजेस देंगे केवल 40 रुपये के रेट से, यानी उसको वेजेस कितनी मिल पाएगी, जस्ट 360 रुपीज। अब जो देखो, जिसने 10 यूनिट बनाएगा उसको 50 के रेट से 500 रुपये मिल रहा है, और जिसने 9 यूनिट का प्रोडक्शन किया उसको केवल 40 रुपये के रेट से कितना पैसा मिल पा रहा है, केवल 360 रुपीज। तो सोचो अब क्या होगा कि जो बंदा 9 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहा है तो वो देखेगा कि हमें वेजेस कितनी मिल रही है, जस्ट 360 रुपीज की, जबकि जो 10 यूनिट प्रोडक्शन कर उसको वेजेस कितनी मिल रही है 500 रुपीज की। डिफरेंस कितना हुआ 140 रुपीज का डिफरेंस हो जा रहा है। तो उसको लगेगा कि यार 1 यूनिट अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे बदले में 140 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 1 यूनिट के लिए, उसको 140 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि मिनिमम 10 यूनिट का प्रोडक्शन तो जरूर करे, क्योंकि अगर वो 10 से कम का प्रोडक्शन करेगा तो उसको हैवी लॉस सफर करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये एक सिस्टम होता है डिफरेंट वेज पीस सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग वेज रेट को डिफरेंट डिफरेंस रख करके जो लेजी पर्सन है उनको बेटर वर्क करने के लिए परफॉर्म मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट मेंटल रिवॉल्यूशंस। बच्चों यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रेट मेंटल रिवॉल्यूशंस क्रिएट करना होगा among the workers and मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन, एक बेटर कोऑपरेशन अप्लाई करना होगा। हम कोशिश करें कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर काम करें और दोनों लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझें। मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए कि वर्कर की प्रॉब्लम है क्या, उसको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, उसको बेटर एटमॉस्फेयर दिया जाए, एनवायरनमेंट अच्छा रखा जाए, और सबसे बड़ी बात उसको बेटर रेमुनरेशन पेड किया जाए। इसी तरह वर्कर को भी चाहिए कि वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को भी ध्यान समझे
और उसे समझ में आना चाहिए कि उसको ऑनेस्टली वर्क करना है, सिंसियरली वर्क करना है, हार्ड वर्क से काम करना है। और मैनेजमेंट अगर वर्कर सब मिलकर काम करना चाहता है तो उसे ये बात को भी कोशिश करना चाहिए कि कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को वर्कर के बीच में भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि वर्कर भी बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब दोनों के मेंटली अप्रोच में, इनके दोनों की सोच थिंकिंग में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करें और दोनों ये बात को समझें कि हमें आपस में कॉम्पिटिशंस नहीं करना है, आपस में कोऑपरेशन करना है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स। होप सो आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर था बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम आपको यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, हम आपको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो टिल देन गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।